ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। पर न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपके पास न्यूक्लियोटाइड एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। बीच में आपके पास होता है एक पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर के साथ आपके पास अटैच होता है एक फॉस्फोराइल ग्रुप, जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं। उसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस भी इसमें अटैच होता है। तो मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, 2-3 मॉलिक्यूल से मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनता है। उसमें आपके पास एक पेंटोज शुगर होता है, उसके साथ फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच होता है, उसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस भी अटैच होता है। बेस आपके पास कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। अगर आपके पास आरएनए है तो फिर आपके पास ये राइबोज शुगर होगा, और अगर आपके पास डीएनए है तो फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर आपके पास होगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है। न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास दो ही तरह के हैं, एक है डीएनए, दूसरा न्यूक्लिक एसिड आपके पास है आरएनए, ठीक है। तो कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो बेसिकली आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का क्या मतलब, जब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाए तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, उससे ज़्यादा हो जाए तो जब मेनी न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स जो मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि न्यूक्लियोटाइड, तो बहुत से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाए और एक स्ट्रक्चर, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का। अब हम पढ़ते हैं कि इसके दो टाइप्स, एक डीएनए है, दूसरा आरएनए है। तो जो फर्स्ट इसका टाइप है आरएनए, वो आपके पास पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या मतलब, यहाँ पे जो आपके पास शुगर होगा वो राइबोज शुगर होगा, ठीक है। उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच होगा और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, ये आपके पास बेसिकली पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। इनमें जो शुगर है वो राइबोस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या होंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये वाले बेसिस इसमें आपके पास होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखें कि क्या होगा। ये आपके पास जब भी इसने अटैचमेंट करनी है, आपके पास एक चेन बनना है आरएनए का, तो आपके पास हमेशा फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच होगा कार्बन नंबर 3 के साथ। जब दो आपके पास अटैच हो रहे हैं ना, दो आरएनए के मोनोमर्स या दो आरएनए के जो यूनिट्स हैं, जो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास कंबाइन हो रहे हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो वो हमेशा अटैचमेंट थर्ड नंबर कार्बन पे होगी। देखिए, जब आप काउंटिंग करते हैं, दैट इज कार्बन फर्स्ट, दैट इज कार्बन सेकंड, दैट इज कार्बन थर्ड एंड दैट इज कार्बन फोर्थ। तो आपके पास हमेशा अटैचमेंट कार्बन नंबर थर्ड करेगा फॉस्फोराइल ग्रुप जो है उसके साथ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि स्ट्रक्चर आपका आरएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तमाम की तमाम ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल सिमिलर है। बस हाँ, अगर डिफरेंस होती है आरएनए में, तो वो सिर्फ या तो उसके लेंथ में कोई डिफरेंस होगी या जो आरएनए की सीक्वेंस है उसमें डिफरेंट होगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सबका सिमिलर है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है आरएनए की, वो आरएनए हो या डीएनए हो, जो भी, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो एंड्स है ना, एक सिरा और दूसरा सिरा, एंड्स इसके सिमिलर नहीं होते, ठीक है। एंड्स इसके बिल्कुल डिफरेंट होते। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास कार्बन नंबर 3 अटैच है, ठीक है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो कार्बन नंबर 5 फ्री रह गया। तो जब कार्बन नंबर 5 फ्री रह जाता है तो उसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। अब इसके बरअक्स, अगर आपके पास कार्बन नंबर 5 अटैच है दूसरे के साथ और कार्बन नंबर 3 आपके पास फ्री है, जैसे यहाँ पे देख ले कार्बन नंबर 3 आपके पास फ्री है, तो ये आपके पास 3 प्राइम रीजन होता है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि आपके पास आरएनए क्या करता है, ये आपके पास जो डीएनए है उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, उसमें अमाइनो एसिड की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है,
तो उससे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कौन करेगा? आरएनए करेगा, फिर मैसेंजर आरएनए, और वो फिर क्या करता है आगे जाके आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड बना लेता है। तो मैंने क्या कहा कि ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए से आरएनए करता है। ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा कुछ आपके पास वायरसेस हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन कौन सी? डीएनए से पॉलीपेप्टाइड्स की। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, मगर आपके पास ये फिर भी बाकी बेसिस के साथ पेयरिंग कर सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, मगर बाकी बेसिस के साथ ये पेयरिंग कर सकता है, पेयर्स ये बना सकता है। इसके अलावा आपके पास आरएनए के जो है तो कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर्स हैं। तो जिन आरएनए के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो आरएनए का वो स्ट्रक्चर इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उसको उस किस्म के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जिस किस्म का उसने फंक्शन परफॉर्म करना है उसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि गुआनिन ने हमेशा बाइंडिंग करनी है साइटोसिन के साथ। जैसे आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है ना, तो जीसी से आप याद रखिए कि गुआनिन ने हमेशा बाइंडिंग करनी है साइटोसिन के साथ। गुआनिन विल ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन, और एडेनिन ने हमेशा बाइंडिंग करनी है यूरासेल के साथ। क्योंकि आरएनए में आपके पास तो गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन यूरासेल होते हैं, तो आपके पास गुआनिन हमेशा जी सी बाइंडिंग करेंगे आपस में, और ए यू ने बाइंडिंग करनी है। ठीक है, अब ये आपके पास क्लियर हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने पढ़ना है डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड्स की बॉडी में, सेल में, वो अपने अंदर स्टोर करता है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या? जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, उनके अमाइनो एसिड्स की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास डीएनए में स्टोर होती है। और कहते हैं कि जितने भी जीन्स हैं वो सारे डीएनए से बने हैं। इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट होती है, जब से जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है आपके पास ऑफस्प्रिंग में, तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है आपके पास डीएनए। अब डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो है ना आपके पास पेंटोज शुगर होता है, लेकिन इसमें जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है। उसमें आपके पास राइबोस शुगर था आरएनए में, यहाँ डीऑक्सीराइबोस है। डीएनए और आरएनए में बहुत से डिफरेंसेस है, उनमें सबसे पहला डिफरेंस यही था कि इसमें डीऑक्सीराइबोस है। दूसरा ये कि हमारे पास आरएनए में यूरासेल था, यहाँ पे यूरासेल की जगह डीएनए में थायमीन होगा। और यहाँ पे क्या है? आपके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल मौजूद हैं डीएनए में। वहाँ पे एक, जब आप उसका मोनोमर यूनिट उठाते थे आरएनए का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता था, जबकि डीएनए में आपके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं। देखिए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं डीएनए में। ठीक है, अब इसके स्ट्रैंड्स की बात कर लें तो डीएनए के आपके पास टू स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल जो एक दूसरे के इक्वल रन करते हैं उनको हम पैरेलल कहते हैं बिल्कुल लेडर की तरह, सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है इसका। फिर हम कहते हैं कि लेकिन इनमें एक बात है कि ये दोनों जो आपके पास डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स है, ये हमने कहा ना कि दो न्यूक्लियोटाइड्स है तो वो एक न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड बनाते हैं, दूसरा न्यूक्लियोटाइड दूसरा स्ट्रैंड बना, लेकिन कहते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे? देख लें, यहाँ पे एक ये 5' से 3' है, तो दूसरा यहाँ से फिर 3' से 5' है। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इन लोगों ने रनिंग करनी है। यहाँ पे स्टार्स से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके पास पेंटोज शुगर को। यहाँ पे ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन शो हो रही हैं, ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की, जिसके जरिए आपके पास ये जो आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहते हो ना 88, तो आप 8 से याद रखो कि एडेनिन ने हमेशा थायमीन के साथ ही बाइंड होना है, और जीसी तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, टू स्ट्रैंड्स होते हैं इसके आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा
उसके अलावा या तो इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी जिसने दोनों डाई न्यूक्लियोटाइड्स को होल्ड किया होगा, या इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी हो सकती हैं। अब एक और बात याद रखने वाली है कि आपके पास एडेनिन ने हमेशा बाइंडिंग करनी है, एडेनिन ने हमेशा हमेशा बाइंडिंग करनी है आपके पास, एडेनिन ऑलवेज एवर बाइंड विद थाइमीन, और गुवानिन ने हमेशा बाइंडिंग करनी है डीएनए के केस में साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड गिवन हो जैसे TGCCA, तो आपको पता है कि थाइमीन के साथ तो एडेनिन बाइंड होगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन बाइंड होगा। तो आप दूसरा स्ट्रैंड खुद ही बना सकते हो, दूसरे स्ट्रैंड की प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक स्ट्रैंड भी आ गया PCR के रिजल्ट में, तो आप दूसरा खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके पास बिल्कुल ट्विस्टेड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसने एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्प्रिंग लाइक वाउंडिंग की है दोनों ने सेम डायरेक्शन में। सो दैट वाज all about today's topic, but let me tell you one another thing. Purines and pyrimidines आपको बता दूं। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स आपके पास होते हैं एडेनिन, गुआनिन और निकोटिनामाइड। एडेनिन, गुआनिन और निकोटिनामाइड, ये तीन जो है ना आपके पास, ये हैं प्यूरिन्स। थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल है आपके पास पैरामिडीन्स। थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल हो गए पैरामिडीन्स, और प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन, गुआनिन और निकोटिनामाइड, ये तीन आपके पास है। ये है प्यूरिन्स। तीन प्यूरिन्स है और तीन पैरामिडीन्स हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है।